वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 29 फरवरी 2024 है। तो चलिए अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के अपने इस सेशन में हम यूं तो कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और इन आर्टिकल्स पर एक एक करके चर्चा होगी भी, लेकिन उसके पहले आप सभी को उड़ान बुकलेट्स के बारे में बता देता हूँ। ये बुकलेट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इन बुकलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। तो चलिए, जब हम आर्टिकल्स पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा सामना होता है आर्टिकल 371A के साथ। किस तरीके से आर्टिकल 371A नागालैंड में इलीगल कोल माइनिंग का हिस्सा बनता जा रहा है और इसको लेकर वहां पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन भी है, क्योंकि आर्टिकल 371A जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें नागा एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी देता है। इसके चलते वहाँ जो भी रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर वहाँ के लोकल कम्युनिटी के जो राइट्स होते हैं उनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट कुछ खास वहाँ पर अपनी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट का आरोप ये है कि जो इलीगल कोल माइनिंग्स हो रही हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। एट द सेम टाइम जो रैट होल माइनिंग्स होती हैं उन माइनिंग्स को यूं ही वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्हें वापस से फिल करना या उस एरिया को सेफ बनाना, ये काम वो लोकल कम्युनिटीज़ नहीं करती हैं। वो केवल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। जबकि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर में आए तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए पर्याप्त प्रावधान कर सकती है। इसी रेफरेंस में आर्टिकल 371 कंट्रोवर्सी में रहा और न्यूज़ में भी। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 371A क्या है। आर्टिकल 371A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये एक मेजर हर्डल बन रहा है नागालैंड की सरकार के लिए, जिसकी वजह से वो जो स्मॉल स्केल इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और जो मामला है वो यही है, रेगुलेशन ना होने का कारण है नागा कम्युनिटी का जो ओरिजिनल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर अंडर आर्टिकल 371A राइट्स का होना। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 21 है उसका टाइटल है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। मामला साफ था कि ये जो प्रोविजंस थे वो टेम्परेरी थे और ट्रांजिशन के पर्पज से थे। कुछ कम्युनिटीज़ थी जो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी। उन्हें इंडिया के साथ जब जोड़ा गया तो उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट किए गए, उन्हें कुछ रियायतें दी गई ताकि एक ट्रांजिशन आराम से पूरा हो सके। जहाँ पर वो पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे और अब वो धीमे धीमे इंडिया के यूनियन का हिस्सा बन रहे हैं। इस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरीके के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया 1961 में। इसी पर्पज से आर्टिकल 371A को भी ऐड किया गया और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट भी किया गया। मामला क्या है? देखिए, मामला ये था कि जो नागा कम्युनिटी के लोग थे वो स्टेट ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। वहाँ पर इंसर्जेंसी की सिचुएशन बनी हुई थी। उनकी डिमांड थी कि वो एक सेपरेट स्टेट बिल्ड करना चाहते हैं, वो इंडिया के यूनियन के साथ नहीं जुड़ना चाहते। सरकार ने उनके साथ बातचीत करनी शुरू करी और फिर 1960 में एक नागा पीपल्स कन्वेंशन बुलाया गया था, जहाँ पे नागा कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी बातचीत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और फिर एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया जाता है। ये जो 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया उसी के रिजल्टेंट नागालैंड को फॉर्म किया गया था 1963 में, जहां पे नागा लोगों की डिमांड्स को पूरा करने का एफर्ट किया गया। ना केवल नागालैंड को फॉर्म करके नागा पीपल की डिमांड्स को पूरा किया गया, बल्कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो सोशियो पोलिटिकल कंडीशंस या सिचुएशंस बनी हुई हैं उनमें नागा लोग खुद को ऑटोनॉमस फील करें और उन्हें ऐसा लगे कि उनका कल्चर, उनकी एथनिसिटी प्रिजर्व्ड है और उसे इंडिया के यूनियन में किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। आर्टिकल 371A किस तरीके से नागालैंड के लोगों के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करता है। यहाँ पर पूरा एफर्ट ये किया जाता है कि जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं उनके कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए। उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, वे ऑफ लाइफ है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। अब ऐसा कैसे किया जाता है? ऐसा किया इस पर्पज से जाता है या इस तरीके से किया जाता है कि जो ओनरशिप और लैंड का ट्रांसफर है विद इन स्टेट
वो नागा ट्राइब के कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे ही रन होता है। यही मामला है। अगर किसी लैंड के ऊपर मान लो कि कोल माइंस निकल जाती हैं, वहाँ पर कोल माइंस अवेलेबल हैं, तो सरकार उसे अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो लैंड ओन की जाती है नागा ट्राइब्स के ऊपर। वो किसे ट्रांसफ़र की जाएगी, वो उनकी लोकल प्रैक्टिसेस के ज़रिए ही हो पाएगा। ये अलाउ करता है नागालैंड के लोगों को कि वो अपनी अलग से जो एक विशेष कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उनका ट्रेडिशनल गवर्नेंस है, उसे फॉलो कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी इम्पोज की गई हैं पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर नागालैंड के रिस्पेक्ट में। ये नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली को भी एम्पावर करता है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं जिसमें लैंड और रेवेन्यू एसोसिएटेड हैं। यहाँ पर नागालैंड की ऑटोनॉमी और इंटरेस्ट को फुलफिल करने के एफर्ट्स किए गए हैं, दैट टू विद इन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो नागा लोग हैं उनका एक यूनिक हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है, और इसके ज़रिए उन्हें इंडियन यूनियन के साथ जोड़ लिया गया। आर्टिकल 371A, जहां एक और नागा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, जिससे उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर, उनकी वे ऑफ लाइफ, उनके इंटरेस्ट प्रिजर्व हुए। वहीं दूसरी ओर कई सारे लोगों ने इन विशेष कानूनों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे में करना शुरू कर दिया, और वो वहाँ पर कई तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ रन करने लगे जो स्टेट रेगुलेशन के बाहर चली गई। तो ये कुछ विवाद के कारण भी बनते जा रहे हैं। इसके दोनों पक्ष हैं, तो देखते हैं नागालैंड की सरकार इसे कैसे डील करती है। जब आर्टिकल 371A की बात हो ही रही है, तो क्यों ना BCDEFGH इनकी भी बात कर ली जाए। आर्टिकल 371 की बात करते हैं सीधे सीधे, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। आर्टिकल 371A पे तो हमने विस्तार से बात कर ली, दैट इज अबाउट नागालैंड। आर्टिकल 371B इट्स अबाउट आसाम। सी मणिपुर के बारे में है। आर्टिकल 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करता है। आर्टिकल 371E आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। एफ बात करता है सिक्किम की। जी बात करता है मिजोरम की। वहीं एच बात करता है अरुणाचल प्रदेश की। आई को देखेंगे तो ये गोवा के लिए प्रोविजंस करता है, जबकि ये कर्नाटका की बात करता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। एक दफ़ा देख के रखिए, अगर प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में है। पहली बार जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनका सर्वे किया गया है। इसे हर्पेटोफॉनल सर्वे कहा गया। ये हुआ है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में, जहाँ पर हमें 82 स्पीसीज अभी हाल फिलहाल में दिखी हैं जिन्हें सर्वे में काउंट किया गया है। वो रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपको सबसे पहले तो अगर आप स्टेट की बात करोगे तो तमिलनाडु में मिलेगा, और वो भी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की ट्राई जंक्शन पे मिलेगा। 321 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो स्लोप हैं नीलगिरी हिल के, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वहीं पर आपको मिलता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये एक्चुअली में जो ओवरऑल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसी का हिस्सा है, और ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हुआ करता था। ठीक है। नाउ इसके आसपास कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि केरला में है वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के पश्चिम में है। वहीं इसके नॉर्थ में आपको बंदीपुर टाइगर रिजर्व मिलेगा इन कर्नाटका। आपको साउथ और ईस्ट में देखिए एक नॉर्थ डिवीजन मिलेगा, और गुडलूर फॉरेस्ट डिवीजन मिलेगा साउथ वेस्ट में। 960 मीटर से 1266 यानी कि 1266 मीटर की हाइट तक यहाँ का जो टेरेन है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ के हैबिटेट की बात करोगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, और बम्बू के पेड़ मिलेंगे। फ्लोरा की बात करोगे तो बहुत एबंडेंस में आपको एलिफेंट ग्रास मिलेगा, बम्बू, टीक, रोजवुड, और कई सारे कल्टिवेबल प्लांट्स भी मिल जाएंगे। फोना में आपको टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, पैंथर, कई तरीके की डियर की स्पीसीज, लंगूर, मलाबार जायंट स्क्वायरल, और भी कई सारे मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंस ये है कि इसका नाम हमने एक एंशिएंट हिल रेंज के ऊपर रखा है, दैट इज मुदुमलाई, जो कि 65 मिलियन ईयर्स पुराना बताया जाता है। इसका अपना एक प्रॉपर कल्चरल हेरिटेज है। यहाँ पे कुछ इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी पाई जाती हैं। ये तो मामला हो गया मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो कुशिंग सिंड्रोम के बारे में है।
एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं एमी स्कूमर और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में रिवील किया कि उन्हें कुशिंग्स सिंड्रोम है। उसी रेफरेंस में ये बीमारी न्यूज़ में आ गई। जो कुशिंग्स सिंड्रोम है वो होता कैसे है, इसके बारे में कुछ फंडामेंटल्स आइए समझते हैं। कुशिंग्स सिंड्रोम एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी में जो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है उसकी ज़्यादा लेवल की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक हाई लेवल मेंटेन हो जाता है कॉर्टिसोल का, जो कि एक तरीके का हार्मोन है, तो फिर हमारी बॉडी में ये कुशिंग सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ जाती है। ये कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को लेकर रिएक्ट करती है। अब वो स्ट्रेस को लेकर जो रिएक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। अब ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में कहाँ से निकलता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वहीं से ये प्रोड्यूस होता है। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? हमारी बॉडी में ये आपको मिलती हैं किडनीज के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आपको एड्रिनल ग्लैंड्स मिलती हैं। तो किडनी के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स और इन्हीं एड्रिनल ग्लैंड्स में से निकलते हैं ये कॉर्टिसोल्स। अब कॉर्टिसोल्स अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक निकलते रहते हैं और इनसे मतलब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्यूशिंग सिंड्रोम हो जाता है। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न कई तरीके के हो सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए या कोई दवा जो बहुत लंबे समय तक ली जा रही हो उसका साइड इफेक्ट हो जाए। फिजिकल सिम्टम्स में देखो, वेट बढ़ने लग जाता है, मसल्स कमज़ोर होने लग जाती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सोचने समझने की क्षमता का कमज़ोर होना, भूलने लगना चीज़ों को, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाना। इस ग्राफ को देखो, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कैसा हो जाता है शरीर अगर कोई व्यक्ति कुशिंग सिंड्रोम से ग्रसित हो तो। मून फेस हो जाता है, मतलब चेहरा एकदम गोल सा हो जाता है और उभरा हुआ हो जाता है। आपको बफेलो हम्प मिलेगा, जो पीठ का हिस्सा है वो थोड़ा सा उभर जाता है, मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, शरीर के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, अचानक से वेट गेन होने लगेगा और व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। इजी ब्रशिंग आपको शरीर पर देखने को मिलेगी, स्किन और जो बोन्स हैं वो पतले होने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है कुशिंग सिंड्रोम में। अब इसके पीछे कई तरीके के रीजंस होते हैं, जैसे कि एक बीमारी है कॉर्टिसॉइड। अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल हो रहा है तो ये साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये परेशानी क्रिएट कर देता है। कोई ट्यूमर हो जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा और इवेल्युएट करें तो होलिस्टिक केयर की ज़रूरत होती है। होलिस्टिक केयर और सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। हमें फिजिकल सिम्टम्स के बियॉन्ड जाके इसे ट्रीट करना होगा, क्योंकि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, अगर कुशिंग्स सिंड्रोम को बहुत लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मेडिकल अटेंशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है इन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो कई तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो सर्जरी, अगर ट्यूमर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है तो सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए और जो एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। कई तरीके की दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है। रेडिएशन थेरेपी भी होती है कई अलग अलग टाइप ऑफ ट्यूमर्स के लिए, और कई बार पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान भी तैयार किया जाता है जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ क्लोजली काम किया जाता है। चलो, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन गुड्स इन सर्विसेज यानी कि गैट्स के बारे में है। इंडिया को फ़ायदा मिलने वाला है। लगभग 70 देशों ने मिलकर, जिसमें यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, अभी हाल ही में गैट्स में कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट किया गया है फॉर द सर्विस सेक्टर। गैट्स पहले तो जनरल एग्रीमेंट है, जैसे GATT था ना, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वैसे ही है गैट्स यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन गुड्स इन सर्विसेज। जिस तरीके से गैट हुआ करता था WTO का प्रिकर्सर, उसी तरीके से जो गैट्स है वो WTO के साथ बना और ये पर्पस रखता था कि जो सर्विसेज हैं उनका इजी मूवमेंट हो, उनका लिबरलाइजेशन किया जाए। अब देखो, ये जो गैट्स है ना, ये 1995 से ही बना हुआ है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? जैसे जब उरुग्वे राउंड की बातचीत हो रही थी
वो बातचीत जिसमें ट्रेड निगोशिएशंस हुए, जिनके रिजल्टेंट डब्ल्यूटीओ बनाया गया। डब्ल्यूटीओ बनने के पैरेलल ही गैट्स के ऊपर भी बातचीत हुई, क्योंकि देखो गैट्स जो था, इसके पहले जीएटीई गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो डब्ल्यूटीओ का प्रिकर्सर हुआ करता था, वो ट्रेड में जो गुड्स हैं उनकी बात तो करता था, सर्विसेज की बात नहीं करता था। तो जब डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स आए तो वहाँ पे बाकी सभी हिस्सों को कवर किया गया, लेकिन सर्विसेज के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन ऐड किया गया, एग्रीमेंट किया गया, वो गैट्स आया। तो 1995 से जब गैट्स एप्लीकेबल है, इन्फोर्सेबल है, तो अभी की न्यूज़ क्या है? अभी की न्यूज़ ये है कि कभी सभी कंट्रीज ने कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट किए हैं। ये एडिशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं जो अभी एक्सेप्ट किए गए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे इंडिया को फायदा होगा? उस पर जरूर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं कि ये गैट्स है क्या। गैट्स सर्विसेज जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सर्विसेज का, उसके लिए इंटरनेशनल रूल्स का एक सिस्टम है। जब ये बात हो रही थी कि दुनिया भर में हम ट्रेड को लिबरलाइज करें, उसी समय ये भी बात हुई कि क्यों ना सर्विसेज में जो ट्रेड है उसे भी लिबरलाइज किया जाए। जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको गैट्स के मेंबर भी मिलेंगे। यहाँ पर सभी सर्विस सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्विसेज या कुछ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को इसके बाहर रखा गया है, नहीं तो ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। अब देखो, जो सर्विसेज होती हैं उन्हें 4 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे एक देश से जो सर्विस है वो दूसरे देश में कैसे जाती है, आती है, उसके कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे एक होता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विसेज। जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक देश में कोई स्टैब्लिशमेंट है, वो अपनी सर्विसेज किसी दूसरे देश में दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि एक बैंक है या फिर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है या कोई मेल है जो दूसरे देश में अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब ये सर्विसेज ट्रांसमिट होती हैं टेलीकम्युनिकेशन या मेल के जरिए, ठीक है। तो बैंकिंग आर्किटेक्चरल सर्विसेज जो होती हैं, एक बैंक किसी दूसरे देश में सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कहा जाता है सर्विसेज का। दूसरा मामला आता है कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन अब्रॉड में कुछ ऐसी सर्विसेज आती हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है और सर्विसेज कंज्यूम करता है। जैसे यहाँ पर तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है सर्विस देने के लिए, और ना ही कोई आपके यहाँ आएगा सर्विस कंज्यूम करने। आपका एक बैंक यहाँ पर है और वो फाइनेंशियल सर्विसेज किसी दूसरे देश में दे रहा है, तो हो गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो गया। लेकिन कंजम्पशन अब्रॉड का क्या मामला होता है? इसमें आते हैं टूरिस्ट और पेशेंट्स। जब टूरिस्ट और पेशेंट की बात होती है तो कोई टूरिस्ट मान लो इंडिया में आता है तो वो यहाँ की सर्विसेज को कंज्यूम करने यहाँ आ रहा है। कोई पेशेंट इंडिया में इलाज करवाने आ रहा है तो वो इंडिया की मेडिकल सर्विसेज को एक्सेस करने इंडिया में आ रहा है। फिर मामला आता है कमर्शियल प्रेजेंस का। कमर्शियल प्रेजेंस दूसरा टाइप है, मतलब कोई फॉरेन ओन्ड बैंक या फ्रेंचाइज आके इंडिया में अपनी ब्रांच खोल ले। एक तो होता है कि वो अपने यहाँ से हमको सर्विस दे रहे हैं, तो वो तो पहली कैटेगरी में आ गया, लेकिन वो यहाँ पे आके ब्रांच खोल लें तो वो तीसरी कैटेगरी में चला जाएगा। और फिर आता है नेचुरल पर्सन का प्रेजेंस। इसमें यह है कि एक इंडिविजुअल किसी दूसरे देश में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कंसल्टेंट्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ये तीसरी कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैट्स में एडिशनल ऑब्लिगेशन की बात करी गई है, जिसको लेकर ये पूरा मामला न्यूज़ में है, आइए वो देखते हैं। ये जो एडिशनल ऑब्लिगेशन है, हमने इसे एक नाम दिया है, उसका नाम है सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन। सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन यानी कि डीएसआर नाम दिया गया है। इस तरीके के टॉपिक्स पे यूपीएससी बड़ा इंटरेस्ट लेकर क्वेश्चन पूछती है। वो सीधे पूछ लेंगे सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन इज एसोसिएटेड विद, और इस नेचर के क्वेश्चन वो पहले भी पूछ चुके हैं, तो आप ऐसे टॉपिक्स पर बिल्कुल से तैयार रहिए। अब देखो इसमें क्या किया गया है। ये कहा गया कि जैसे कई बार कई सारे देश दूसरे देश की सर्विसेज को ब्लॉक करते हैं, ये बोल के कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी है। सपोज करो कि इंडियंस किसी दूसरी जगह पे काम करने जा रहे हैं तो आपके वर्कर्स इतने स्किल्ड होंगे तभी हम आने देंगे, या कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगा देते थे। ये स्टैंडर्ड्स लगा के वो किसी एक देश की सर्विस को अपने यहाँ ब्लॉक करते थे। अभी अंडर दैट डीएसआर ये कहा गया है कि आप ऐसे टेक्निकल ग्लिच का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश की सर्विस को ब्लॉक नहीं करोगे। सिंस इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है, तो अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाते हैं तो बेशक इससे इंडिया को काफ़ी फायदा होगा। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की प्रिंसिपल पे ही काम करता है, मतलब कि इसका फायदा सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को मिलेगा। जिससे क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन में, अगर मैंने किसी देश को, जैसे मान लो इंडिया ने किसी कंट्री ए को ओवरऑल
दर्जा दे दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। ये जो कंट्री ए है, इसको इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि जैसा ट्रीटमेंट हम बाकी देशों को देंगे, बिल्कुल वैसा ही ए को देंगे। यही सिंपल सा मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। मोस्ट फेवर्ड नेशन में ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, बस ये वादा किया जाता है कि हम आपके खिलाफ कोई रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस नहीं लेंगे, जैसी सर्विस सबको मिलेगी वैसी आपको भी मिलेगी। जब हम किसी से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लेते हैं, तब हमें राइट होता है कि अब हम उसे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव सर्विसेज देंगे, मतलब उनके ऊपर थोड़ी रोक टोक लगा लेंगे। तो ये तो चलो पूरा मामला गैट्स का हो गया। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट लोकपाल। अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज थे, जस्टिस AM कनविलकर, उनको लोकपाल का चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। चलो, लोकपाल को नए चेयरपर्सन मिल चुके हैं। बात करते हैं लोकपाल क्या है। लोकपाल संस्कृत शब्द लोक और पाल से निकला है। लोक का मतलब होता है लोग यानी कि पीपल, और पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। बड़े बवाल के बाद 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को पास किया गया था। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरीके का पहला इंस्टीट्यूशन था जो करप्शन को काउंटर करने के लिए लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था क्लीन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना और लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना, करप्शन को खत्म करना। ये एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को दे देते हैं और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखवा देते हैं। जो अपॉइंटमेंट होता है लोकपाल का वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करते। एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो नामों को रिकमेंड करती है और उस सिलेक्शन कमेटी को चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मल्टी मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी इंटीग्रिटी और एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो, उसे लोकपाल बना दिया जाता है। जो 8 मेंबर होते हैं उनमें से 50% मेंबर यानी कि 4 SC ST OBC माइनॉरिटी या विमेन कम्युनिटी से होने चाहिए, जिनका करप्शन पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा एक्सपीरियंस हो। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, चेयरपर्सन और मेंबर्स 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं या उनकी उम्र 70 साल तक ना हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए। एक बार वो लोकपाल बन जाएं तो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकते, ताकि वो फेयरली काम करें। उनकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मेंबर्स की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होती हैं। उनका क्या जुरिस्डिक्शन होता है? उनका जुरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MPs, ग्रुप ए के ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर जो हैं, बोर्ड ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमस बॉडीज, ये सभी लोकपाल के एम्बिट में आ जाते हैं। तो ये तो पूरा मामला हो गया लोकपाल का। आइए चर्चा करते हैं 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने अभी हाल ही में अनाउंस किया 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को। 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। इससे लॉन्च किया गया था सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के द्वारा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में लोकेटेड है। लगभग 20 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल थी। क्या ऑब्जेक्टिव था? काम ये था कि इसमें देखो अभी हुआ क्या है कि 99 जो एथनिक ग्रुप इंडिया के हैं पूरे, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इसको फंड कर रहा था। प्लान ये था कि 10,000 इंडियन जीनोम्स करेक्ट किए जाएंगे। अब पहला सवाल आता है कि जीनोम्स क्या होते हैं? किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होते हैं उन्हें जीनोम कहा जाता है। अब सवाल ये है, ये जीन्स कहाँ होते हैं? हमारे शरीर में जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स जिनसे हमारा ये पूरा शरीर बना है, सेल्स के अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो आपको क्रोमोसोम्स मिलते हैं ना, इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनएज होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं जीन्स। अभी जो जीन्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। अब जीन्स का मामला ये है ना कि ये जो जीन्स होते हैं, कुछ तो बिल्कुल पास पर, जैसे कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में एक सेल में होते हैं, और उन सब के ऊपर 20,500 के आसपास आपको जीन्स मिलेंगे। अभी जो जीन्स होते हैं ना, ये अक्सर या तो बहुत पास पास होते हैं या फिर कई सारे जो जीन्स होते हैं वो दूर होते हैं। तो अगर कोई जीन जो है वो पास पास है, तो इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि जब ये माता पिता से बच्चों में जाएगा तो इकट्ठा जोड़े में जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जीन्स हैं जो पास पास हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि माता पिता से बच्चों में इकट्ठा चले जाएंगे, पेयर में चले जाएंगे। इसके लिए हमें इन जीन्स की सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, मतलब इनका पूरा डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। वही डेटाबेस यहाँ पर तैयार करने का एफर्ट किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 10,000 इंडियन जीनोम्स का डेटाबेस तैयार करना था, और वो हो भी गया। इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। फेज 1 में हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का जेनेटिक सीक्वेंस है, तो किसी बीमारी के बारे में जानकारी लगा पाना बड़ा आसान हो जाएगा। हम डिसीज के बारे में अच्छी जानकारी पता कर पाएंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। फेज 2 में
हम सैंपल्स पेशेंट से कलेक्ट करके जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मेंटल इलनेस या कैंसर से प्रभावित हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले थे। फ़ायदा यही होता है इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी की हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हम अच्छा डायग्नोसिस कर सकते हैं बीमारियों का। एग्रीकल्चर, बायोटेक और हेल्थ केयर, इन सब में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाला है। लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था अबाउट राज्यसभा एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसमें गिवन एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आज का सवाल क्या है? 2017 का सवाल है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर, हालांकि ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल हम जेनेटिक मार्कर्स के तौर पे कर सकते हैं, जिससे हम डिसीज रेजिस्टेंट और ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप प्लांट्स बना सकते हैं। दूसरा, इस टेक्निक का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो क्रॉप प्लांट्स की जो नई वैरायटीज़ हैं उनको डेवलप करने में कम समय लगेगा। और तीसरा, इसकी मदद से हम होस्ट पैथोजेंस का जो रिलेशन है क्रॉप्स के साथ उसको डेसिफर कर पाएंगे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इधर जो दिया गया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ठीक है, सेशन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हर दिन की तरह ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे है यूरोप। ये जो कंट्री आपको रेड कलर में हाईलाइटेड दिख रही है, बताइए इसका नाम और इसकी कैपिटल इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।